हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सी एंटर के सभी स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट है मई 2024, स्वागत है आपका फेमा की रिवीजन क्लास नंबर 2 के अंदर। फेमा की रिवीजन क्लास नंबर 1 के अंदर हम लोग डेफिनेशंस कवर कर चुके थे और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 अपन लोग कवर कर चुके थे। अब इस वक्त हम हैं कहां पर? फेमा की क्लास नंबर 2 में, जहां पर हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल नंबर के शेड्यूल नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स आगे समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो जी, अब हम आते हैं शेड्यूल नंबर 3 के ऊपर। देखो, पेपर के लिए शेड्यूल 3 बहुत ही रेलेवेंट है, मगर इससे पहले कि आज की रिवीजन क्लास शुरू करूं, एक और बात बता दूं कि मैंने फेमा के ऊपर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट जारी कर दी है। वो सभी टेलीग्राम चैनल्स पे भी दे दी गई है, परंतु फिर भी जिनको नहीं मिली वो लिस्ट इस वीडियो के, वैसे तो लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर वेट कर लो, क्योंकि आज या मैक्सिमम कल तक ही उसकी पूरी की वीडियो भी आ जाएगी। उस वीडियो के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किए होंगे। ठीक हो गई इतनी बात? तो दोनों ऑप्शन आपको दे रहा हूं कि दोनों ऑप्शन आप अपना सकते हो। चलिए, फिलहाल हम शुरुआत करते हैं शेड्यूल नंबर 3 की। अब शेड्यूल नंबर 3 किसका? शेड्यूल नंबर 3 है ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का शेड्यूल नंबर 1 क्या कहता था? प्रोहिबिटेड क्यू एक्ट, मतलब वो क्यू एक्ट जिनके लिए पैसा रिलीज नहीं होगा। फिर शेड्यूल नंबर 2 ने कहा वो क्यू एक्ट जिनके लिए पैसा रिलीज होगा मगर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब शेड्यूल नंबर 3 पे जब हम आते हैं ना, तो इसने एक स्कीम दी है। हालांकि आज से 4 या 5 साल पहले यहां पर भी इंडिविजुअल लिमिट लिखी होती थी, हर ट्रांजैक्शन के आगे लिमिट लिखी होती थी। बट फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि सबसे ज्यादा जरूरत जो आम जनता को पड़ती है वो शेड्यूल 3 के अंदर पड़ती है, क्योंकि आम जनता को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और बार बार आम जनता को किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आना पड़ता है। तो उनका भी इतना स्टाफ नहीं है कि वो बार बार इन्हीं चक्करों में पड़े रहें। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक स्कीम बनाई जिसे कहा गया लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। क्या कहा गया? लिबरलाइज्ड, LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम के अंदर हर इंडिविजुअल को $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट दे दी गई। आप $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर तक निकाल सकते हो इस शेड्यूल 3 में आई हुई सभी ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है ना? टोटल सभी ट्रांजैक्शंस के लिए मिलाकर एक लिमिट $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर है, पर फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए कोई राम एंड मिसेस राम दोनों जा रहे हैं विदेश घूमने, तो कितनी लिमिट है? $5 लाख। दोनों के 6-6 महीने के 2-2 बच्चे हैं, 6-6 महीने के ट्विन से 2, तो राम, मिसेस राम और 6-6 महीने के 2 बच्चे, 4 लोग हो गए, तो यानी कि $10 लाख। वो 6 महीने के बच्चे के लिए भी $2 लाख की लिमिट है। यस भाई साहब, बच्चे के उत्पन्न होते ही, पैदा होते ही उसकी लिमिट $2.5 लाख की बन जाएगी यहां पर। तो इसलिए माइनर हो मेजर हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, सबके लिए $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, मतलब पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सवाल उठा, ये पैसा कहां कहां लगाया जा सकता है? अब देखिएगा, सबसे पहली बात, वैसे तो मैंने जो वो पीडीएफ दी है ना, उसके अंदर बताया है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे उनका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। मैं वीडियो के अंदर समझाऊंगा भी सही कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है, बट ध्यान रखिएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 के ऊपर क्वेश्चन आता है तो फिर रूल 5 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट रूल 2015, रूल नंबर 5, अगर आप ये याद कर पाओ तो मैं कह रहा हूं बहुत ही अच्छी बात हो पाएगी। रूल नंबर 5 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट रूल 2015, इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, अब लिमिट क्या क्या है देखिएगा। पहली बात एक और यहां पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी चीजें नॉर्मली छोड़ जाते हैं कि अगर कोई भी पेमेंट अगर आप रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से करते हो तो फिर इस रूल की, इस शेड्यूल की कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगेंगी। ओके, अब आते हैं जी रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर आते हैं। क्या कहता है? कहता है जी इंडिविजुअल, देखो बात किसकी गई है? इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल को क्या लिमिट मिलती है? $2.5 लाख की लिमिट मिलती है। अच्छा, किन किन पर्पसेस के लिए? अगर आप विजिट करने, घूमने फिरने किसी कंट्री में जाते हो, आउटसाइड इंडिया किसी भी कंट्री में जाते हो, नेपाल और भूटान की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने पिछली रिवीजन में भी बताया, नेपाल और भूटान में आपको फॉरेन करेंसी ले जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये दोनों देश इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद गिफ्ट और डोनेशन अगर आप करना चाहते हो, $2.5 लाख तक की लिमिट है आपके पास। गोइंग अब्रॉड फॉर द एम्प्लॉयमेंट,
एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो, $2.5 लाख की लिमिट है। हमेशा के लिए विदेश सेटल होने जा रहे हो, इमिग्रेशन, $2.5 लाख की लिमिट है। मेंटेनेंस, मतलब सबके लिए 2.5 ऐसा नहीं है, कंबाइन करके टोटल 2.5 है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे, आपके रिलेटिव्स विदेश में रहते हैं, अच्छा, बिजनेस के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, कोई मेडिकल का चेकअप, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जा रहे हो, या फिर किसी पेशेंट के अटेंडेंट के रूप में जा रहे हो, $2.5 लाख। फिर अगर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो, $2.5 लाख। एजुकेशन के लिए जा रहे हो, $2.5 लाख। इसके अलावा कोई भी और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो हम यहां सोच नहीं पा रहे, ऐसे कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, उसके लिए भी लिमिट कितनी है, $2.5 लाख। तो सबके लिए लिमिट कितनी है, $2.5 लाख। अब आपने गौर किया होगा तो 3 जगह मुंह काला किया हुआ है। वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर मुंह काला किया हुआ है? पहली जगह इमिग्रेशन पे, दूसरा स्टडीज पे, और तीसरा मेडिकल ट्रीटमेंट पे। इन 3 जगहों पे हमने कर रखे हैं मुंह काले। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो जी, अगर आप कंट्रीज लाइक यूएसए में जाते हो तो आज की जो लिमिट है वहां पर इमिग्रेशन के लिए, वो लिमिट ट्रंप साहब बढ़ा गए थे। पहले थी लिमिट 2-2.5 करोड़, बट ट्रंप ने उसे बढ़ा के अपने जाते जाते लास्ट के मंथ में उसे 8 करोड़ कर गया था भाई हमारा। तो यानी कि यूएसए में सेटल होने के लिए आपको 8 करोड़ रुपए चाहिए इमिग्रेशन के लिए। ओके, सिमिलरली हर देश की अपनी अपनी लिमिट है। जैसे न्यूजीलैंड की लिमिट नियर अबाउट 30 करोड़ के करीब है, सिंगापुर की भी लगभग 30-40 करोड़ के करीब है। इतनी भयंकर लिमिट है इन कंट्रीज की। ओके, तो फिर तो कई बार ऐसा हो सकता है कि $2.5 लाख की लिमिट आपकी क्रॉस हो जाए। तो अगर क्रॉस हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं। इमिग्रेशन के लिए फॉर एग्जांपल बात करूं तो वो जो कंट्री ऑफ जहां कंट्री आप जिसमें शिफ्ट होना चाहते हो ना, फॉर एग्जांपल यूएस, उस कंट्री की इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट हमारे पास ले आओ तो $2.5 लाख से ऊपर भी चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए $5 लाख भी चाहिए यूएसए के लिए, तो हम आपको वो $5 लाख दे देंगे। आपको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है इमिग्रेशन के लिए। आ जाओ मेडिकल ट्रीटमेंट पे। मान लीजिए जिस विदेशी हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हो रहा है वहां का एस्टिमेट है कि आपका खर्चा $2.5 लाख से ऊपर होगा। वो एस्टिमेट मंगा लो, आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है, हम आपको वैसे ही खर्चा दे देंगे चाहे वो $2.5 लाख से ऊपर हो। स्टडीज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, जो कोर्स आप करने जा रहे हो उसकी फीस इतनी भयंकर है कि $2.5 लाख कम बढ़ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास आओ, उनका एस्टिमेट दे दो यूनिवर्सिटी का, हम आपको आरबीआई के अप्रूवल के बिना $2.5 लाख से ऊपर सैंक्शन कर दे, $2.5 लाख से ऊपर सैंक्शन कर देंगे। यानी कि नॉर्मली $2.5 लाख तक की लिमिट है, उससे ऊपर की आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, परंतु इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन के लिए आपको अगर मान लीजिए इमिग्रेशन में वो कंट्री का अगर एस्टीमेट मिल जाता है, मेडिकल के लिए हॉस्पिटल का एस्टीमेट मिल जाता है और स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी का एस्टीमेट मिल जाता है, तो फिर आपको कोई भी आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप $2.5 लाख से ऊपर भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे। तो यही ये पॉइंट लिखा है कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एक बनी हुई है, परंतु आप इससे ऊपर भी विड्रॉ कर सकते हो आरबीआई के अप्रूवल के बिना, प्रोवाइडेड यूनिवर्सिटी से या फिर हॉस्पिटल से वो एस्टीमेट वगैरह मंगवा लो। ठीक है, आगे। उसके बाद एक अलग सा प्राणी डिस्कस किया गया है जिसे हम कहते हैं पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति जो इस वक्त इंडिया में तो है मगर हमेशा के लिए इंडिया में नहीं है। वो एक स्पेशल डेपुटेशन पे, मतलब किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए आया है, किसी स्पेशल मिशन पे आया है, या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस से थोड़े टाइम के लिए इंडिया में आया है और थोड़े टाइम रहने के बाद वो इंडिया से चला जाएगा। तो पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया की पहली डेफिनेशन देख लीजिएगा। वो कौन होता है? कहता है जी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया तो है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में भारत आया है, या फिर डेप्यूटेशन पे किसी स्पेशल ड्यूरेशन के लिए आया है, मतलब किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आया है, या फिर किसी स्पेसिफिक जॉब या असाइनमेंट के लिए आया है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस स्पेसिफिक जॉब की ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो हम उसे पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया कहते हैं। अच्छा, अब इसके लिए क्या कोई खास चीज है? हाँ, अब यहां पर फेमा कहता है कि ये जो पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया है, ये इंडिया के बाहर कितना रेमिटेंस भेज सकता है? तो लॉ कहता है जितनी भी इसकी नेट सैलरी है, टीडीएस वीडीएस काट लो,
प्रोविडेंट फंड वगैरह काट लो, जितनी भी इसकी नेट सैलरी है वो सारी की सारी नेट सैलरी है इंडिया के बाहर बेच सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट विच ही इज अर्निंग इन इंडिया। ठीक है, तो यानी कि पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया, और वो सिटीजन है किसी फॉरेन स्टेट का, पाकिस्तान को छोड़ देना, पाकिस्तान की चर्चा भी करता हूं, या फिर सिटीजन इंडिया का ही है बट डेपुटेशन पर किसी फॉरेन कंपनी में एम्प्लॉयड हुआ, गूगल यूएसए में एम्प्लॉयड हुआ, गूगल ने फिर उसे इंडिया भेज दिया, तो यानी कि किसी डेपुटेशन पर इंडिया आया है, वैसे सिटीजन ऑफ इंडिया ये है। तो कहां तक ये भेज सकता है, कहां तक की रेमिटेंस ये विदेशों में भेज सकता है, तो ये रेमिटेंस भेज सकता है कितना, जितनी भी इसकी नेट सैलरी है, नेट सैलरी तक उठा के सारी की सारी अमाउंट ये भेज सकता है। कितने तक? मे मेक रेमिटेंस अप टू हिज नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिडक्शन, लाइक कोई भी और डिडक्शन हो तो वो भी। ठीक है जी। बट अब मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात करता हूं, तो पाकिस्तान वाला तो इसमें कवर नहीं है, तो वो नेट सैलरी तक नहीं भेज सकता, तो फिर वो कहां तक भेज सकता है? तो उसके लिए $2.5 लाख की लिमिट है, क्योंकि $2.5 लाख में लिखा है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के ऊपर $2.5 लाख की लिमिट लगते हैं। ठीक हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़े चलिए। फिर कहता है जी फैसिलिटी फॉर अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। हाँ जी, अब हम इंडिविजुअल के अलावा बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस दी गई हैं जहां पर स्पेसिफाइड उनकी लिमिट भी दी गई है, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के लिए स्पेसिफाइड लिमिट्स भी दी गई हैं। आइए उन ट्रांजैक्शन की बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं अदर देन इंडिविजुअल कैटेगरी है, ये ध्यान रखना, अदर देन इंडिविजुअल की कैटेगरी है। मान लीजिए आप डोनेशन दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, कितनी डोनेशन? 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो आपकी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में रही है, यानी कि पिछले 3 फाइनेंशियल का विच एवर इज हायर या विच एवर इज लोअर या एवरेज, ना एवरेज ना लोअर ना हायर, तीनों को प्लस कर दो। तीनों को प्लस करने के बाद जो भी आपकी फॉरेन अर्निंग रही है उसका 1% निकालो, और $50 लाख विच एवर इज लेस, यहां तक की डोनेशन आप दे सकते हो। जैसे टाटा सन्स ने अभी रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डोनेशन दी थी, बहुत बड़ा अमाउंट डोनेशन के रूप में टाटा जी ने दिया था। एक सर्टेन लिमिट हमने सेट कर दी, जितनी आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है पिछले 3 साल की उसका 1%, और $50 लाख विच एवर इज लेस। इसके लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर अगर रेमिटेंस देना चाहते हो विदेशों में डोनेशन के रूप में, और आप अदर देन इंडिविजुअल कैटेगरी के हो, तो आपको पहले आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। ठीक है। सेकंड, कमीशन देना चाहते हो, क्यों? क्योंकि कोई फ्लैट सेल हुआ है या कोई कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह सेल हुआ है इंडिया के अंदर, तो यानी कि फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट्स कहां हैं? इंडिया के अंदर। कमीशन किसको दे रहे हो? किसी एजेंट को जो कि बैठा होगा विदेश में, और कमीशन कितनी पे कर रहे हो? एक्सीडिंग $25,000, और 5% जो कि अमाउंट इंडिया में आया ये फ्लैट वगैरह के बिकने के लिए, विच एवर इज, ध्यान रखना, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। तो अगर कमीशन किसी फॉरेन एजेंट को आप पे कर रहे हो $25,000 तक पे कर सकते हो, या फिर जो अमाउंट इंडिया में आया उसका 5% विच एवर इज मोर, दोनों में से जो भी मोर होगा आप वहां तक पे कर सकते हो। इसके लिए आपको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, परंतु इससे ऊपर अगर आप कमीशन पे कर रहे हो तो यू नीड टू हैव एन अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, रेमिटेंस एक्सीडिंग $1 करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर कंसल्टेंसी सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको किसी कंसल्टेंसी की प्रोजेक्ट की जरूरत है और उसके लिए किसी कंसल्टेंट की जरूरत है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था नॉर्मल रेगुलर क्लासेस के अंदर भी कि वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर पावर है उसमें सबसे नंबर 1 टेक्नोलॉजी पे कौन है? फ्रांस। अब फ्रांस ने क्या किया, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की सोच रही थी, तो इसके लिए इन्होंने फ्रेंच कंपनी को कंसल्टेंट के रूप में हायर किया, जिसकी कंसल्टेंसी सर्विस $1 करोड़ से ऊपर थी। तो सवाल उठा $1 करोड़ तक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलाउड है, उससे ऊपर आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दो, बाकी प्रोजेक्ट में आ जाओ, तो आप कंसल्टेंसी के लिए $10 लाख तक पे कर सकते हो विदाउट द आरबीआई अप्रूवल, और $10 लाख से ऊपर अगर आप अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी लेते हो तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नेस्ले ने इंडिया में कंपनी खोली, नेस्ले इंडिया, नेस्ले ने इंडिया के अंदर नेस्ले इंडिया खोली, या फाइजर यूएसए ने इंडिया के अंदर फाइजर इंडिया खोली। अब इंडिया के अंदर इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, चाहे नेस्ले इंडिया हो या फाइजर हो, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई खर्चा किया गया होगा। वो खर्चा किसने किया होगा? प्रमोटर्स ने। वो खर्चा कब किया गया होगा? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले। तो दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले बियर होते हैं। ठीक है, अब कंपनी क्या होता है कि इनकॉर्पोरेट होने के बाद अपनी सबसे पहली बोर्ड मीटिंग में ये जो खर्चा प्रमोटर ने कंपनी के लिए किया है, इस खर्चे को रीइंबर्स करती है। तो इसे कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो क्या रीइंबर्समेंट ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कितना कर सकते हो? जितना इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है उसका 5% या फिर $1 लाख, विच एवर इज हायर, आप यहां तक रीइंबर्समेंट की फॉर्म में पैसा उन्हें प्रमोटर्स को वापस कर सकते हो। और इससे ऊपर करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव एन अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। तो ये था भाई सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स में से एक, जिसका नाम था क्यूएट, शेड्यूल नंबर 3। उसके बाद हमारे पास प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर क्या कहता है? कहता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में पैसा निकलवाने के लिए। ठीक है, फालतू की बात है। आगे फिर कहता है कि मान लीजिए इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द अबव 3 शेड्यूल इट कैन बी फ्रीली अंडरटेकन। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन मतलब इन तीनों शेड्यूल्स में से किसी का पार्ट नहीं है तो क्या उसे आराम से फिर भी किया जा सकता है? तो मैंने वैसे ही कहा कि क्यूएट जो है वो फ्रीली अलाउड है, तो यस उसे किया जा सकता है। तीनों में से किसी शेड्यूल में नहीं भी आई तो भी किया जा सकता है, परंतु एक बात ध्यान रखना, $2.5 लाख की लिमिट उस पर जरूर लगेगी। जब मैं कहता हूं फ्रीली अलाउड है तो इसका मतलब प्रोहिबिटेड नहीं है, उसके लिए किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, मगर $2.5 लाख की लिमिट में आएगा ही आएगा, क्योंकि $2.5 लाख वाले शेड्यूल 3 के अंदर सबसे लास्ट पॉइंट है एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, चले फिर हाँ, हम आरएफसी की बात करते हैं। देखो जी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शंस में भी इसे एग्जम्पशन मिलती है और शेड्यूल 3 में भी एग्जम्पशन मिलती है। यानी कि अगर आप कोई रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में से पेमेंट करते हो, चाहे शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शन के लिए करो या 3 के लिए करो, तो आपको पूरी तरह से एग्जम्पशन है, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्या ईएफसी अकाउंट से भी एग्जम्पशन है? यस। चाहे शेड्यूल 2 में पेमेंट करो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए या शेड्यूल 3 में कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट करो ईईएफसी अकाउंट से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने अकाउंट आपको भेजने को कहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट आपकी नॉलेज के लिए, आज मैं पक्का अपलोड करवाता हूं। हाँ जी, चाहे शेड्यूल 2 की पेमेंट के लिए ईएफसी अकाउंट यूज करो, चाहे शेड्यूल 3 की पेमेंट के लिए ईएफसी अकाउंट यूज करो, आपको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। मगर हैंग ऑन, कुछ ट्रांजैक्शन हैं जिनकी पेमेंट ईएफसी अकाउंट से की, अप्रूवल फिर भी चाहिए। वो शेड्यूल 2 के अंदर भी एक ट्रांजैक्शन है, शेड्यूल 3 के अंदर भी ट्रांजैक्शन है। पहला, अगर P&I क्लब की मेंबरशिप की पे करते हो, शेड्यूल 2 का पार्ट है, ईएफसी अकाउंट से पे कर रहे हो, अप्रूवल फिर भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कमीशन पे कर रहे हो किसी रियल एस्टेट एजेंट को 25,000 या 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर, ईएफसी अकाउंट से पे कर रहे हो कमीशन, फिर भी अप्रूवल चाहिए। 5% ऑफ द इनवर्ड प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट कर रहे हो, इस लिमिट से ज्यादा ईएफसी अकाउंट से कर रहे हो, फिर भी अप्रूवल चाहिए। तो 3 ट्रांजैक्शन है, शेड्यूल 2 की 1, शेड्यूल 3 की 2 ट्रांजैक्शन, जहां पर ईएफसी अकाउंट से पेमेंट करने के बावजूद भी आपको प्रायर ईएफसी अकाउंट से पेमेंट करने के बावजूद भी अगर लिमिट क्रॉस हो रही हो तो यू नीड टू हैव एन अप्रूवल। और शेड्यूल 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, शेड्यूल 3 के अंदर लिमिट क्रॉस होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से भी आप खर्चे कर सकते हो? यस, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से भी आप $2.5 लाख तक के खर्चे कर सकते हो। $2.5 लाख से ऊपर यू नीड टू हैव एन अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। आगे, तो ये था $2.5 लाख। हाँ जी, फिर उसके बाद सुनना, ये जो $2.5 लाख की लिमिट है ना, ये ना केवल क्यूएट के शेड्यूल 3 के लिए है, बल्कि हम पढ़ेंगे कैट के कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के शेड्यूल 1 के लिए भी है। तो ये $2.5 लाख की लिमिट जो है वो पर फाइनेंशियल ईयर है और करंट प्लस कैट दोनों के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों के लिए है।
यानी कि अगर मान लीजिए $2.5 लाख की लिमिट है, आपने कैट के लिए $1 लाख यूज कर लिए और अब आप विदेशों में घूमने जाना चाहते हो, तो रिमेनिंग अमाउंट $1.5 लाख बचा है, बस ध्यान रखना। तो यही लिखा है, ठीक है जी। फिर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति माइनर है, तो फिर माइनर के बिहाफ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपने छोटे बच्चों को घुमाने के लिए सिंगापुर लेके जाना चाहता हूं। अब सिंगापुर ले जाना चाह रहा हूं तो उन्होंने खर्चे की लिस्ट बना रखी है दोनों बच्चों ने कि पापा हमें यूनिवर्सल वर्ल्ड जाना है, हमें यहां जाना है, हमें वहां जाना है। अरे मैंने कहा भाई साहब ये तो $2.5 लाख से एक्सीड हो जाएंगे, मेरी लिमिट $2.5 लाख की है, तो फिर मैं इनकी लिमिट पे भी पैसा उठा सकता हूं, यस, मगर साइन मेरे ही होंगे। तो यानी कि माइनर के रूप में भी लिमिट अवेल तो कर सकते हो, परंतु साइन किसके होते हैं? साइन जो है वो किसके होते हैं? गार्जियंस के ही होते हैं, ठीक है। आगे आगे माइनर, द LRS declaration form must be countersigned by the minor's natural guardian, ठीक है। आगे कंसोलिडेशन ऑफ द रेमिटेंस ऑफ द फैमिली मेंबर। मान लीजिए मैं अपनी बिटियां और अपने बेटे तीनों की लिमिट मिलाकर $7.5 लाख तक खर्चा करना चाहता हूं। मान लीजिए मैं विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, तो क्या खरीद सकता हूं? हाँ खरीद सकता हूं, यानी कि इस तरीके से कंबाइन हो सकती है। अब प्रॉपर्टी खरीदना कहां पर आएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। तो क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। यानी कि कंबाइन करना चाहते हो आप तीनों के लिए, कैट के लिए भी लिमिट तो हो सकता है, मगर शर्त यह है कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं, हम तीनों के नाम पर ज्वाइंट होनी चाहिए। तो यानी कि रेमिटेंस अंडर द स्कीम कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। शर्त यह है कि दे आर द को-ओनर, यानी कि अगर वो को-ओनर नहीं है तो कंबाइन नहीं हो सकते, अगर दे आर द को-ओनर तब ये कंबाइन हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं जी। ये क्वेश्चन आंसर सारे मैंने ये दिए हुए हैं, इनके सॉल्यूशन समेत दिए हुए हैं जो जो यहां पर नजर आ रहे हैं आपको फिलहाल। अब हम आते हैं कैट के ऊपर। कैट बोले तो बिल्ली, या फिर कैटरीना, या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या कहता है जी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। हाँ जी, वैसे सामान्य ज्ञान अपना बताना क्या दिया था मैंने जब रिवीजन क्लास की भी शुरुआत कर रहा था। मैंने कहा जी पूरा फेमा कहता है दो तरीके से ट्रांजैक्शन को बांटा जाएगा। एक वो ट्रांजैक्शन जो फ्रीली अलाउड है, इन्हें हम क्यूएट कहते हैं। फिर वो ट्रांजैक्शन जो कि अलाउड नहीं है, जिन पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है, जिन्हें अपन लोग कैट कहते हैं। कैट, तो कैट का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्लियर? चलिए जी, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इसका क्या कहता है? कहता है जी ऐसा है कि वैसे तो कैट अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। ले भाई, हमारे कॉन्सेप्ट का तेल निकल गया। हमने कहा कैट अलाउ नहीं है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कहता है कैट अलाउ है। बट हैंग ऑन। सेक्शन 6 के अंदर, सबसेक्शन 1 के अंदर पहला शब्द है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। इसका मतलब है अगर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में जंग हुई तो जीतेगा कौन? सबसेक्शन 2। क्योंकि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 का मतलब है मैं सबसेक्शन 2 के आगे प्रणाम करते हुए, झुकते हुए कहता हूं कि अगर सबसेक्शन 2 ने कुछ और कहा तो वो अप्लाई होगा, नहीं तो मैं अप्लाई होऊंगा। तो सबसेक्शन 2 ने कुछ कहा, यस कहा। क्या कहा सबसेक्शन 2 ने? वो कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ मिलकर वो कैट प्रेस्क्राइब करेगा इन्वॉल्विंग द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, भी कुछ डिवेंचर्स वगैरह से रिलेटेड भी गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब करेगा जो कि अलाउड हैं। और आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे अमाउंट भी प्रेस्क्राइब करेगा जो कि अलाउ है। तो यानी कि अब हुआ क्या? सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को जोड़ो तो जीता कौन? सबसेक्शन 2। तो अल्टीमेटली कैट कब अलाउ है? जब आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगा प्लस उनका अमाउंट प्रेस्क्राइब करेगा, वहीं तक अलाउ है। ठीक है। फिर रिसेंटली आई अमेंडमेंट। अच्छा, अमेंडमेंट से पहले एक ये जो मुंह काला किया हुआ इन शब्दों को भी जरा गौर से देखना। ये शब्द कहते हैं देखो जी आरबीआई जो रेस्ट्रिक्शन लगानी है लगाओ, मगर कभी भी रेस्ट्रिक्शन मत लगाना दो ट्रांजैक्शंस के ऊपर। पहला, अमोर्टाइजेशन ऑफ द लोन। लोन कौन सा? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? देखो शॉर्ट टर्म लोन तो आ गया था कहां पर? क्यूएट के अंदर, तो वो यहां नहीं आएगा। अब रहा लॉन्ग टर्म लोन, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लोन के अमोर्टाइजेशन पे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है और उसकी रीपेमेंट कर रहे हो तो क्या उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ सकती है? नहीं, ऐसे तो कोई लोन ही नहीं देगा ना हमें अदरवाइज। तो कभी भी आरबीआई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में लोन की रीपेमेंट पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ब्राजील के अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल ब्राजील के अंदर कोई कंपनी खोलने के चाहिए $1,00,000। अब मेरी कंपनी ने $1,00,000 वहां पे लगा दिया, मगर पहले साल में 40,000 का लॉस हो गया, तो बाकी कैपिटल बची 60,000। तो वो कहते हैं जब हम कहेंगे कि $1,00,000 की कैपिटल होनी चाहिए तो वो नेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होनी चाहिए, यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस को माइनस करने के बाद कम से कम $1,00,000 आपकी कंपनी में होने चाहिए। और मेरे कितने रह गए हैं? 40,000, 60,000 रह गए हैं, क्योंकि 40,000 का लॉस हो गया है। ये जो लॉस के कारण मेरी कैपिटल कम हो गई है, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोबारा बोलो, डेप्रिसिएशन ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब मुझे इस 40,000 को फर्दर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। यस, लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं है, जहां आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, करो करो, वहां पे आरबीआई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। फिर उसके बाद हाँ, फिर सबसेक्शन 2A सेक्शन 6 में डाला गया। हालांकि इसके ऊपर गाइडलाइंस नहीं आई है तो पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट फिलहाल क्या कहता है अब जैसे सबसेक्शन 2 में क्या है, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब करेगा। फिर सबसेक्शन 2A कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई कुछ गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब करेगी, जहां पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बताएगी, बट डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं। डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में सबसेक्शन 2 में आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं बताएगी, बाकी कैट बताएगी और उन पे अमाउंट भी बताएगी। अभी तक नहीं बताया तो निश्चिंत रहो, दिमाग यहां पे लगाना नहीं, सबसेक्शन 2A पे सबसेक्शन 2 का ध्यान रखना। फिर सबसेक्शन 4, ये बड़ा रेलेवेंट है। क्या कहता है जी सबसेक्शन 4? कहता है जी सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 को एक साथ पढ़ना तो ज्यादा समझ आएगा। सबसेक्शन 4 कहता है जी कोई भी व्यक्ति जो कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, और सबसेक्शन 5 क्या कहता है, कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। अच्छा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ओके, क्या कोई फॉरेन करेंसी, क्या कोई फॉरेन एक्सचेंज या क्या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्वायर कर सकता है या होल्ड कर सकता है? 3 चीजों की बात कर रहा हूं। हाँ, फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल आउटसाइड इंडिया। क्या यह व्यक्ति इस फॉरेन करेंसी को एक्वायर कर सकता है, ओन कर सकता है, होल्ड कर सकता है इस फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज को, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को? लॉ कहता है हाँ। अगर ये करेंसी, ये सिक्योरिटी, ये प्रॉपर्टी इसने किससे ली है, इसने कब ली है, इसने कब ली है? व्हेन ही वाज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि आज बना है ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, आज बना है। पहले ये पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, फिर अचानक इसने ऋषि कपूर की फिल्म देखी, जो गाना था जिसमें अब लौट चलें, तो ये गाना देखा, इसे याद आ गई अपनी धरती, या फिर इसने शाहरुख खान की फिल्म का गाना देखा, वो जो काजोल और शाहरुख खान की फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका गाना देखा, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, या फिर इसने पंकज उदास का गाना सुना कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, समझ गए ना? और ये विदेशों में था मगर अब इंडिया के अंदर आ गया है। तो फिर यानी कि जो ये फॉरेन करेंसी है या फॉरेन सिक्योरिटी है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसने तब एक्वायर की थी जब वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से एक्वायर की जो कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। फॉर एग्जांपल, मेरे चाचा जी विदेशों में मेरे नाम प्रॉपर्टी छोड़ गए, मेरे ताया जी विदेशों में मेरे लिए फॉरेन करेंसी छोड़ गए, ये मेरा है, मैं एक्वायर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब बिल्कुल इसका उल्टा कर दो तो सबसेक्शन 5 बन जाएगा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। देखो जी, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए लो जी, कहता है जी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, किस लिए? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्या बात होगी? इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया के अंदर। कब? अगर ये सिक्योरिटी, करेंसी या प्रॉपर्टी उसने तब एक्वायर की थी जब वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया था। अचानक कीड़े ने काटा और दिल में आया चलो कनाडा, और चले गए कनाडा। तो अब जब कनाडा चले गए
तो फिर जो प्रॉपर्टी तुमने इंडिया में एक्वायर की थी, जो इंडियन करेंसी तुमने इंडिया में एक्वायर की थी, वो तुम कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हो। या फिर तुम विदेशों के पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, परंतु तुम्हें ये प्रॉपर्टी इंडिया में मिली है कि कोई तुम्हारे पिताजी दादाजी तुम्हें दे के गए हैं तो भी होल्ड कर सकते हो, तुम्हें आईएनआर इंडियन करेंसी सौंप के गए हैं तो भी तुम इन्हें होल्ड कर सकते हो। ठीक हो गई इतनी बात भी? तो दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। एक में पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की बात हुई है और दूसरे में पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की बात हुई है। आई होप क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 पे आओगे तो उसके नीचे ना ये सर्कुलर एक दिया हुआ है जिसमें आरबीआई की गाइडलाइंस है। हालांकि गाइडलाइंस तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट आपके लिए बहुत छोटे छोटा सा एक पोर्शन दिया हुआ है बस। चलो अच्छी बात है। अब ये सर्कुलर क्लैरिफाई करता है कि जब मैं कहता हूं ना कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की बात करता है ना। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, क्या मैं कह सकता हूं कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 जो है सेक्शन 4 की एक्सेप्शन है? क्योंकि सेक्शन 4 ने क्या कहा था, फटाफट बुक पलटो। सेक्शन 4 ने क्या कहा था? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कैन होल्ड, ओन, एक्वायर, ट्रांसफर एनी फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। ये तो सेक्शन 4 ने कहा था। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 कुछ और कह रहा है। ये आपस में क्लैश हो रहे हैं? नहीं, क्लैश नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 4 की अगेन पहली लाइन क्या थी? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में कहीं कुछ और लिखा हो तो वो अप्लाई होगा, मैं अप्लाई नहीं होऊंगा। तो सेक्शन 4 जो है 6 सबसेक्शन 4 के आगे नतमस्तक हो चुका था। तो जीतेगा कौन? सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। तो अब कभी भी सवाल आ जाए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, क्या वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया विदेशों में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी या इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है? यू हैव टू मेंशन बोथ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। फिर मेंशन करना कि सेक्शन 4 के प्रोविजन जो हैं वो सब्जेक्ट टू हैं, दैट इज व्हाई द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 शैल प्रिवेल। और सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में ओन, होल्ड, ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, जब अगर शर्त यह है कि ये प्रॉपर्टी वगैरह उसने तब एक्वायर की थी व्हेन ही वाज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर उसने इनहेरिटेंस के थ्रू प्राप्त की है फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। अब जब मैं कहता हूं कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर एनी फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर दिया। अब सर्कुलर इन्हीं बातों पे थोड़ा जोर देके कहता है। क्या कहता है? कहता है जी, जब मैं कहता हूं कि पीआरआई विदेशों में फॉरेन करेंसी होल्ड कर सकता है, तो कैसे होल्ड कर सकता है? कि जो उसके पास विदेशों में बैंक अकाउंट होंगे, फॉरेन करेंसी अकाउंट जो उसने मेंटेन किए होंगे, वो कंटिन्यू टू होल्ड रख सकता है जब वो इंडिया के अंदर जाएगा। यानी कि जब वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था तब उसके जो फॉरेन करेंसी अकाउंट थे उनमें जो भी पैसा होगा, ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड सच मनी इवन इफ ही बिकम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सेकंड, जब वो विदेशों में इंप्लॉयमेंट करता था, विदेशों में जब बिजनेस चलाता था, विदेशों में जब प्रोफेशन चलाता था, तब उस टाइम जो उसने इनकम कमाई होगी या फिर उसने जब इन्वेस्टमेंट की होगी, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आई होंगी, या फिर जो उसे गिफ्ट और इनहेरिटेंस मिले होंगे जब वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, उस वक्त के गिफ्ट और इनहेरिटेंस, तो भी ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड सच इनकम। मतलब जो विदेशों में, जब वो विदेशों में रहता था उस वक्त जो उसको एम्प्लॉयमेंट से पैसा मिला, बिजनेस से पैसा मिला, वोकेशन से पैसा मिला, गिफ्ट और इनहेरिटेंस से पैसा मिला, ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड सच अमाउंट, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड कहता है जी, फॉरेन एक्सचेंज जो भी उसने अर्न की, कोई भी उस पर इंकम वगैरह राइज हुई, फॉर एग्जांपल विदेशों में मेरे पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आउटसाइड इंडिया उस इनकम को, मतलब आई कैन कंटिन्यू टू होल्ड सच इनकम आउटसाइड इंडिया, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इंडिया से कुछ नहीं जा रहा, विदेशों से ही इनकम जनरेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इफ आई एम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट आई एम जनरेटिंग इनकम आउटसाइड इंडिया। क्यों? क्योंकि ये तब की इनकम आ रही है जब मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड था, उस वक्त जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम आ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, ये क्या है? कहता जी ऐसा है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ने कहा सारी प्रॉपर्टी बेचो विदेशों में, $10 लाख में सारी प्रॉपर्टी बिक गई।
बेचने के बाद उसने कहा चलो अब इंडिया चलो। चलो जी, 10 लाख डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, विदेशों में अपने किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इंडिया में आया, इसने कहा भाई इंडिया में तो प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा है, इंडिया में ना मुंबई में प्रॉपर्टी मिल रही है, ना दिल्ली में प्रॉपर्टी मिल रही है, ना चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी मिल रही है, क्योंकि इन तीनों शहरों में प्रॉपर्टी के दाम विदेशों के सबसे महंगे शहर टोरंटो, वॉशिंगटन, वैंकूवर, इनसे ज्यादा है। फ्रांस, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, इनसे ज्यादा है। हम ज्यादा ही चौधरी हैं भाई। तो फिर अब क्या किया जाए? इसने कहा भाई ये जो मैं विदेशों में पैसा इकट्ठा किया ना, इससे इंडिया में कुछ नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, वहीं विदेशों में प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लॉ कहता है ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। किस पैसे की ले रहा है? विदेशों की पैसे की। इंडिया से तो कुछ नहीं जा रहा ना, और इंडिया से जा रहा है तो कैट के रूल लगा दूंगा, इंडिया से तो नहीं जा रहा। उसने कहा नहीं। लॉ कहता है ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पर्सन रेजिडेंट जो आज बेशक इंडिया में है, ठीक है, अपनी फॉरेन एसेट्स को यूटिलाइज कर सकते हो इंडिया आने के बाद भी, किसी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अब्रॉड करने के लिए आरबीआई की अप्रूवल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड जो कॉस्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट है या फिर जो सब्सिक्वेंट पेमेंट दी जा रही है वो उसी फंड से मीट हो रही है जो कि विदेशों में आपके पास पड़ा है, ठीक है ना। और अगर फंड कम पड़ गया है, अगर फंड कम भी पड़ गया है तो भाई $2.5 लाख तक हम आपको अलाउ कर देंगे, उससे ऊपर अलाउ करने के लिए आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। $2.5 लाख तक अलाउ है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कहता है? कहता है विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन के किसी भी कानून को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, खैर ये वर्ड आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर रेगुलेशन जो है वो आपके लिए सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये वर्ड्स अब ज्यादा ताकतवर नहीं रह गए। फिलहाल क्या कहता है? कहता है रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक क्या कर सकता है? रेगुलेशन बना सकता है, उस रेगुलेशन के द्वारा प्रोहिबिट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी स्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, फॉर एग्जांपल गूगल को, कि अगर गूगल तुम इंडिया में ब्रांच ऑफिस या फिर कोई भी और प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह खोलना चाहते हो तो क्या आप खोल सकते हो बिजनेस वगैरह से रिलेटेड? तो उसके लिए रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना सकता है। क्या बनी हुई है रेगुलेशन? यस, मगर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, जिस तरीके से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के शेड्यूल हैं उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के भी शेड्यूल हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के भी 3 शेड्यूल हैं। पहला शेड्यूल कहता है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि अलाउड है किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए। सेकेंड शेड्यूल कहता है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि अलाउड है किसी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए। और थर्ड शेड्यूल कहता है कि वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। बाप रे, तो फिर एग्जाम में रेलेवेंट कौन सा है? देखो, अगर क्योंकि ये चैप्टर पहली बार इंटर में आया है, पहले ये फाइनल में था, मगर फाइनल की अगर मैं बात करूं उसके ट्रेंड को देखूं तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है शेड्यूल 3। मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ समय में शेड्यूल 1 और 2 के ऊपर भी सवाल आने लग गए थे। मेरे जो टॉप 20 या टॉप 10 क्वेश्चन मैंने फेमा के ऊपर दिए हैं उनके अंदर मैंने दोनों तरीके के सवाल बनाए हैं, शेड्यूल 1 2 पे भी बनाए हैं, 3 पे भी बनाए हैं। ठीक है ना, चलिए फिलहाल अब हम आते हैं शेड्यूल 1 के अंदर। मतलब शेड्यूल के अंदर वो ट्रांजैक्शन दी गई है जो कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कर सकता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूप में। क्या क्या कर सकता है? अच्छा, इस पे ना अब सवाल कैसे आएगा, वो नहीं लिखेगा तुम्हें कि बताओ वो ट्रांजैक्शन बताओ जो वो कर सकता है, कभी ऐसा सवाल नहीं बनाएगा। वो सवाल क्या बनाएगा, इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये अलाउ है या डिसअलाउ है। तो आपको रेफरेंस किसका देना होगा? सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000। ये लाइन चिपका दिया, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, और ना लगाया तो मार्क्स भूल जाना। समझ रहे हो? क्लियर? चलिए
तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसी भी फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कर सकता है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या फॉरेन करेंसी में लोन ले सकता है? जी हां। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया क्या ट्रांसफर कर सकता है? उसने सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 के अनुसार कोई प्रॉपर्टी ली होगी, कर सकता है। कोई गारंटी इशू कर सकता है बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन फेवर ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया? इस पे बहुत बेहतरीन सवाल बना के दिखाऊंगा अभी। कोई गारंटी इशू हो सकती है बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन फेवर ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया? यस, कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कैट है। आगे, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ द करेंसी नोट। सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो वो हो गया ना आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो क्यूएट हो गया भाई साहब। ये गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, ये करेंसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। फॉर एग्जांपल आप विदेशों में जा रहे हो तो इसे, और जेब में पैसे डाल के जा रहे हो तो इसे कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। मैक्सिमम $3000 तक कैश के फॉर्म में ले जा सकते हो, ठीक है। बाकी को फॉरेक्स कार्ड वगैरह के फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। सिमिलरली जब आप इंडिया में आ रहे हो तो इंडियन करेंसी 25,000 रुपए तक ला सकते हो मैक्सिमम। इसे कहते हैं इंपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी। तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये और बात है, ठीक है ना। आपने बस इतना ध्यान रखना है। आगे, कोई भी लोन या ओवरड्राफ्ट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से कोई लोन वगैरह ले रहे हो, अलाउ है। कोई भी फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया मेंटेन कर रहे हो, कर सकते हो। आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, कर सकते हो। फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो किसी इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया से, ले सकते हो। कोई लोन या ओवरड्राफ्ट ले रहे हो दे रहे हो बाय अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, दे सकते हो। कोई रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ द कैपिटल एसेट्स ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, विदेशों में आप, इंडिया में आपके पास कोई एसेट्स थी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसको बेचकर पैसा विदेशों में ले जाना चाहते हो, ले जा सकते हो, ले जा सकते हो। जी सर, ले जा सकते हैं। देखो कितनी ट्रांजैक्शन है, के तक, ABCDEFGHIJK। देखने में तो लग रहा है कि ये सारी ट्रांजैक्शन अलाउ है। लाइफ कितनी सिंपल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन ए से लेकर के तक की हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग रेगुलेशंस है, हर के लिए अलग अलग रेगुलेशंस है, और हर एक रेगुलेशन में इनकी लिमिट दी हुई है। तो अच्छी बात है कि ना आपके सिलेबस में वो रेगुलेशन है ना उनकी लिमिट है। आपके सिलेबस में केवल वो हेडलाइन है, केवल हेडलाइन है, केवल हेडलाइन। कर सकते कर सकते कर सकते कर सकते हैं, कितने तक कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन है, कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं। तो इंस्टीट्यूट को कोटि कोटि धन्यवाद दो कि वाह वाह, कितनी कृपामल हो तुम, कितने कृपामयी हो, कितने दयालु हो आप, वाह वाह वाह। आगे, फिर सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड कमोडिटी डेरिवेटिव अब्रॉड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब इंडिया में बैठकर यूएस के अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स में डील करना चाहते हो, डेरिवेटिव्स का होता है मतलब फॉर एग्जांपल आप शेयर परचेज नहीं कर रहे, बल्कि उनके उछाल उतार पर एक तरीके का सट्टा टाइप खेल रहे हो, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में भी चलते हैं, विदेशों में भी अलाउ होते हैं, और एक सर्टेन तरीके के ट्रांजैक्शंस के रूप में अलाउ होते हैं। फाइनल के अंदर पढ़ोगे क्या डिटेल में। तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन अलाउ हैं, ये सब ट्रांजैक्शन अलाउ हैं। इनको 3 या 4 बार ऐसे पढ़ना कि इनमें से कोई भी पॉइंट अगर पूछे तो आपको ये पता हो कि अलाउड है या डिसअलाउड है, बस, ठीक है ना। घोटा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि वो कभी नहीं पूछेगा शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन बताओ। अब आते हैं शेड्यूल 2 पर। शेड्यूल 2 ला 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 ला। अच्छा, शेड्यूल 2 पे आने से पहले देखो जी, शेड्यूल 2 पर आने से पहले मैं ऑलरेडी खैर बता चुका हूं कि $2.5 लाख की जो लिमिट है वो ना केवल क्यूएट के लिए है बल्कि कैट के शेड्यूल 1 के लिए भी है। तो यानी कि कैट के शेड्यूल 1 प्लस क्यूएट के शेड्यूल 3 पे, दोनों पे मिलाकर जो लिमिट है वो $2.5 लाख पर पर्सन है पर फाइनेंशियल ईयर। तो यानी कि अगर इसमें से कुछ भी लिमिट आपने यूज कर ली तो माइनस होता जाएगा, ध्यान रखना। अगली बात, ये जो $2.5 लाख की आप लिमिट यूज करने वाले हो ना, इसमें से कोई भी अमाउंट यूज मत करना किसी ऐसी कंट्री में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबर ना हो, FATF की ब्लैकलिस्ट के अंदर हो। ऐसी कंट्रीज में हम आपको प्रॉपर्टियां
वगैरह पैसा वगैरह यूज नहीं करने देंगे, यानी कि नो पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ डॉलर यूएल 2,50,000 ड्रॉन अंडर द प्रोवाइजो ए। प्रोवाइजो ए क्या है, ये रहा, ठीक है। प्रोवाइजो ए क्या कहता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करता है। तो हम कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए पैसा यूज नहीं करने देंगे अगर वो पैसा आप यूज कर रहे हो किसी एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट वाली कंपनी के लिए, की कंट्री के लिए। एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में कौन कौन आता है आज के डेट में, वो कंट्रियां जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनों का पालन नहीं करती हैं, दे आर अंडर द ब्लैकलिस्ट ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट के अंदर वो सारी कंपनियां, वो कंट्रीज आती हैं। अच्छा, वहां पर हम ऐसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आता है युगांडा, तो युगांडा क्या हम जा सकते हैं क्यूएट शेड्यूल 3 में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो घूमने, बट युगांडा में प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी कैट है और कैट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि एफएटीएफ की अगर नॉन कंप्लायंट कंट्री है तो वहां पर हम कैट नहीं करने देंगे। वैसे कैट प्लस क्यूएट दोनों के लिए लिमिट मिलाकर $2.5 लाख की है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ध्यान रखना थोड़ी सी, और आगे बढ़ते। उसके बाद आता है शेड्यूल 2। जैसे शेड्यूल 1 में ट्रांजैक्शन दी हुई है ना, उसका ऑपोजिट करते जाओ तो शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शंस बन जाएंगी। शेड्यूल 1 कहता है वो परमिसिबल कैट जो कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कर सकता है, शेड्यूल 2 कहता है वो परमिसिबल कैट जो कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कर सकता है। गेटिंग इट? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए, तो लगभग उन्हीं ट्रांजैक्शन का उल्टा करते जाओ। वहां था कि फॉरेन करेंसी होल्ड कर सकते हो, फॉरेन सिक्योरिटी होल्ड करते हो, यहां है इंडियन करेंसी होल्ड कर सकता है, इंडियन सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इंडिया में प्रॉपर्टी ले सकता है, इंडिया में गारंटी दे सकता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द करेंसी नोट्स इन इंडिया। देखो बिल्कुल वही की वही ट्रांजेक्शंस का उल्टा होता जा रहा है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल वही की वही ट्रांजेक्शंस जो उनके लिए अलाउ हैं, ऐसे पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को इंडिया में अलाउ कर दी गई। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है कैट में वो है प्रोहिबिटेड कैट का। कुछ जगह पर हम पैसा यूज नहीं करने देंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। वो कौन कौन सी हैं? वो दी हुई है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 क्या कहता है? कहता है जी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए प्रोहिबिटेड है। किसके लिए? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इंडिया में इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ किसी चिट फंड बिजनेस में। चिट फंड के बिजनेस में पैसा हम आपको नहीं लगाने देंगे। पहले तो एब्सोल्युटली प्रोहिबिशन थी, बट लेटर ऑन लॉ मेकर्स को फील हुआ कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों ये फालतू की इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं चिट फंड में, क्या दिक्कत है, अलाउ करो। तो कानून में चेंज किया गया और कहा गया कि अगर चिट फंड के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो अलाउ है, मगर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, ये जो पैसा चिट फंड में लगा रहे हैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये इंडिया में बैंकिंग चैनल के थ्रू आएगा। कंडीशन नंबर 2, चिट फंड में जो पैसा आया वो आ गया, वो वापस नहीं जाएगा। मतलब इसे कहते हैं नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। नॉन, एक होता है रिपैट्रिएशन मतलब बाद में विदेशों में जा सकता है, एक होता है नॉन रिपैट्रिएशन मतलब आ गया तो आ गया, बाद में विदेशों में नहीं जाएगा। तो पहली बात, पैसा आएगा बैंकिंग चैनल के थ्रू, आएगा नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे, मतलब आ गया तो आ गया, अब वो विदेशों में नहीं जाएगा। और तीसरी बात, जो भी चिट फंड के लिए पैसा आ रहा है वो मंगाने के लिए पहले जो इंडिया में चिट फंड कंपनी है उसे रजिस्ट्रार ऑफ चिट की परमिशन लेनी पड़ेगी। 3 कंडीशन। पहला, रजिस्ट्रार ऑफ चिट की परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर ऑफिसर ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। दूसरा, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट आएगी। तीसरा, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे पेमेंट आएगी। ठीक है जी, तो ये पहला रेस्ट्रिक्शंस है प्रोहिबिटेड कैट में। दूसरा रेस्ट्रिक्शन, कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया किसी भी निधि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तीसरा, किसी भी एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटी के अंदर हम आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे। फोर्थ, किसी भी रियल एस्टेट के अंदर हम आपको नहीं इन्वेस्टमेंट करने देंगे। रियल एस्टेट का मतलब है कि आप रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो, हाँ, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो, हाँ, बट रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट बना है उसे खरीद सकते हो ना? नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा रहे हो तुम बैठे बैठे। ठीक है ना? आगे, हम आपको टीडीआर में डील नहीं करने देंगे। टीडीआर का मतलब
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया में जिस तरीके से अब जैसे हाईवे बनते हैं, दिल्ली मुंबई का एक एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, किसानों से जमीन एक्वायर की जा रही है। उस जमीन के बदले में उन्हें दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो कंपनसेशन ले लो, या फिर जो लैंड डेवलप होगी उस लैंड डेवलप होने के बाद उसका सर्टेन हिस्सा ले लेना। तो अगर किसान कहता है कि मुझे लैंड डेवलप होने के बाद उसका सर्टेन हिस्सा मुझे दे देना, तो उन्हें एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है जिसे कहते हैं टीडीआर। टीडीआर का सर्टिफिकेट कहा जाता है, मतलब ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। ये ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट कोई भी किसान किसी भी नॉन रेजिडेंट को किसी भी हालत में नहीं देगा। उसके बाद कुछ और प्रोहिबिटेड कैट भी हैं। वो प्रोहिबिटेड कैट क्या है कि भारत का कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसी भी हाल में कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं करेगा डीपीआरके के साथ। डीपीआरके मतलब वो जो चिम कुंग कौन है, वो कोरिया वाला, एक तो नॉर्दर्न कोरिया वाला, वो वो किम जोंग कुंग या जो भी है यार, डेमोक्रेटिक पब्लिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, किम जोंग उंग की कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। परंतु मान लीजिए ऑलरेडी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चल रहा है डीपीआरके के साथ, तो 180 दिन दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए। ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये खत्म हो चुका है, ट्रांजिशन पीरियड इसका खत्म हो चुका है। बट ये ध्यान रख लेना, डीपीआरके के लोगों के साथ आज की डेट में आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। हालांकि हमारी सरकार वहां पर गेहूं वगैरह सप्लाई जरूर करती है, तो इसलिए लिखा है अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और गेहूं सप्लाई करने के भी रीजन है, वो क्या, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, किम जोंग उंग ने पाकिस्तान को ना मिसाइल की टेक्नोलॉजी देनी शुरू कर दी थी। बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना, बैलिस्टिक मिसाइल जो वातावरण से बाहर निकल के फिर वातावरण के अंदर आके अटैक करती हैं, तो ऐसी मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी वो दे रहा था और पाकिस्तान को दे चुका था। तो हमने इसके ऊपर एक मोरल प्रेशर बनाया और मोरल प्रेशर बना के कहा कि देख हम तेरे को गेहूं सप्लाई करते हैं। तो तब से इसने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। हालांकि चाइना का प्रेशर होने के बावजूद भी इसने टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं दी। क्योंकि हम गेहूं चावल वगैरह इसे सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया बस, फेमा खत्म। अब अगला टॉपिक मेरा कौन सा होगा, फेमा खत्म हो गया। अब इसके मुझे टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। फिर उसके बाद आ रहा है अगला टॉपिक मेरा जिसका नाम है फॉरेन कंपनी। क्या नाम है जी? फॉरेन कंपनी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करो इस क्लिप को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।